Hello dear students, today we will discuss ozone layer and ozone layer depletion. Before this topic we had already taught all of you regarding air pollution. ओजोन जो कि एयर पोल्यूशन में एक एयर पॉल्यूटेंट होता है जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। तो ओजोन कैसे फॉर्म होता है और क्या क्या इससे, क्योंकि हम ओजोन को कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ओजोन लेवल्स में राइज इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ओजोन लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बनती है। इट आल्सो फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अंडर यूवी रेडिएशन इफेक्ट। Minor amount of ozone are also added to the atmosphere by electrical discharge such as lighting, flashes, by vertical flux of stratospheric ozone and by tropospheric storms. ओजोन की लेयर जो है एटमॉस्फेयर में जो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बनती है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो होता है ऑक्सीजन के जो है 3 मॉलिक्यूल से मिल करके ओजोन की लेयर फॉर्म होती है। तो ओजोन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स ए लेयर 20 to 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस एक्शन टेक्स प्लेस नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर बट इज वेरी स्लो। ये लेयर जो है बराबर ये लेयर बनती रहती है लगभग 2 से 50 किलोमीटर एबव सरफेस अर्थ सरफेस से सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है मिल करके ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है एटमॉस्फेयर में नेचुरली होती है और बहुत ही स्लो होती है। ओजोन इज ए हाईली पॉइजनस गैस विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, और ओजोन का जो कलर होता है लाइट ब्लू होता है। तो फ्लैशेस स्ट्रेटोस्फीयर एंड बाई ट्रोपोस्फेरिक स्टॉर्म्स। ओजोन नियर द अर्थ सरफेस इज द ट्रोपोस्फियर्स क्रिएट्स pollution problem. Increase in ozone concentration near the earth's surface is toxic to plants, reducing crop yields remarkably. It also creates adverse effects on human health. ओजोन लेयर जो होती है जब बहुत अधिक मात्रा में अर्थ सरफेस पर ट्रोपोस्फियर में, तो ये प्रॉब्लम पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ओजोन का जब कंसंट्रेशन अर्थ सरफेस से बढ़ने लगता है तब जो है ये प्लांट्स वगैरह की क्रॉप यील्डिंग वगैरह, क्रॉप के लिए प्लांट्स वगैरह के लिए जो होता है टॉक्सिक इफेक्ट देता है। क्रॉप की यील्डिंग जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि प्रोडक्शन उनका कम होता है। इट आल्सो क्रिएट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और इसका असर जो होता है ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ता है। द वाइल हायर लेवल्स ऑफ ओजोन इज द एटमॉस्फेयर protect us, it is harmful when it comes in direct contact with us and plants at earth surface. ओजोन जो होती है इसकी हायर लेवल जो होती है ओजोन की, ये एटमॉस्फेयर को हमारे प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशन से ओजोन की लेयर हमारी एक तरह से अम्ब्रेला का काम करती है। लेकिन ये जो है ओजोन जो है हमारे लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि ये ह्यूमन या प्लांट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तब ये उनके लिए हार्मफुल होती है, कुछ ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। जैसे जब इनका कंसंट्रेशन जैसे ह्यूमन बीइंग में जिस टेबल में दिखाई दे रहा है कि ओजोन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए उसका इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। 0.2 कंसंट्रेशन जो होता है ppm में तब कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर 0.3 ppm तक इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो नोज एंड थ्रोट में इरिटेशन होता है, और 1 से लेकर 3 तक ppm तक जब कंसंट्रेशन होता है ओजोन का तब ये एक्सेस फैटिग आफ्टर 2 hours, और जब 9 ppm तक कंसंट्रेशन ओजोन का होता है तब ये सेवायर पल्मोनरी ओइडिमा डिजीज कॉज करता है। और प्लांट में जब ओजोन की कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है तो इन प्लांट्स
ozone enters through stomata and creates visible damage to damage to leaves and results in decreased yield and quality of plant products. जब प्लांट में ओजोन का कंसंट्रेशन अधिक होता है तो प्लांट्स जो होता है प्लांट में उसकी लीफ के स्टोमेटा में ओजोन जो होता है एंटर करता है और वहाँ पर लीव्स को जो है पूरी तरह से डैमेज कर देता है और उसकी प्लांट की क्वालिटी और उसकी यील्ड को डिक्रीज करता है, प्रोडक्शन को कम करता है प्लांट में, प्लांट प्रोडक्ट को। और ओजोन जो होता है निक्रोटिक फ्लैक्स लीफ के अपर सरफेस पर डिजीज कॉज करता है। जनरल क्लोरोसिस, ब्रोंजिंग, प्रीमेच्योर सेंसिटिवनेस of plants, precocious dropping of older leaves, reduced growth of shoots and roots, suppression of nodulation, reduction in seeds set and yield। जो प्लांट में ये डिजीज कॉज करता है क्लोरोसिस, यानी कि जब लीफ के स्टोमेटा से अंदर एंटर करता है ओजोन तो उसके क्लोरोफिल कंटेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, यानी कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होते होते पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होने पाता है, लीफ का कलर ब्रॉन्जिंग हो जाता है और प्री मैच्योर जो होते हैं प्लांट जो होते हैं वो उनकी लीफ जो है टूटकर गिरने लगती है, प्लांट्स ड्रूपिंग होने लगता है, पुरानी पत्तियाँ टूट जाती हैं, ग्रोथ रूट और सूट की जो है सप्रेस हो जाती है, नॉड्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, सीड जो होते हैं उनका क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही रिडक्शन होता है और यील्डिंग जो है प्रभावित होती है, यानी कि प्लांट का प्रोडक्शन जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। तो ओजोन जो होता है न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल्स विच बिकम ग्रेन्यूलर एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ओजोन क्या करता है कि जब अंदर एंटर करता है लीफ वगैरह में तो मेसोफिल सेल्स जो होती हैं उनमें श्रिंकिंग करता है न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म का, जिससे एक पतली सी वो हो जाती है और जो सामान्य मेसोफिल सेल्स होती हैं उससे एकदम डिफरेंट टाइप की एकदम श्रिंक के हो करके मेसोफिल सेल्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें मेसोफिल सेल्स के श्रिंक होने की वजह से उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो जो होती हैं ग्रेन्यूलर टाइप की हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है डिक्रीज हो जाती है, प्रीमेच्योर जो होता है अब्सेशन होता है, पत्तियां गिर जाती हैं, उनकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है, ब्रोंजिंग की प्रोसेस होती है, जो कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है मेसोफिल सेल्स में श्रिंकिंग की प्रोसेस, जिससे कि जब श्रिंक होती हैं तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं बढ़ जाती हैं और प्लांट की जो है ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। एट 0.02 ppm ओजोन डैमेज टोबैको, टोमेटो, बीन्स, पाइन एंड अदर प्लांट्स। इसकी 0.02 ppm अगर ओजोन की है तो वो टोबैको, टोमेटो, बीन्स, पाइन इन सभी प्लांट्स को है वो पूरी तरह से डैमेज करती है। इट इज़ नाउ नोन टू काज सेवरल वाइड स्प्रेड डिजीजेज ऑफ प्लांट्स सच एज वेदर फ्लिक्स ऑफ टोबैको, लीफ टिप ऑफ बर्न ऑफ कार्नेशन, टिप बर्न्स ऑफ ओनियंस, ब्रोंजिंग ऑफ बीन, स्पिकल लीफ ऑफ पोटैटो एंड ब्राउन लीफ ऑफ ग्रेप्स। तो जो प्लांट्स में ये जो डैमेज उत्पन्न करती, चूँकि ओजोन जो होता है जब कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है यानी कि 0.02 ppm तक अगर ओजोन के कंसंट्रेशन है तो प्लांट्स में ये टोबैको, टोमेटो, बीन्स, पाइन सभी प्लांट्स को ये डैमेज करता है, इफ़ेक्ट करता है और उनकी ग्रोथ को जो है इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारी डिजीजेज प्लांट्स में जो है उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि वेदर फ्लिक्स टोबैको में उत्पन्न हो जाती है, लीफ टिप बर्न यानी कि जो लीफ की टिप होती है वो पूरी तरह से झुलस जाती है, जल जाती है कार्नेशन प्लांट में, और ओनियन प्लांट्स के
जो ओनियन में जो टिप होती है वो भी बर्न हो जाती है, एकदम झुलसी हुई दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं टिप बर्न डिजीज। ब्रोंजिंग यानी कि लीफ में जब क्लोरोसिस की प्रोसेस होती है तो क्लोरोसिस की वजह से जो होता है क्लोरोफिल कंटेंट डिक्रीज होते होते एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और प्लांट में निक्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि बीन्स वगैरह में उसकी पत्तियों में ब्रोंजिंग की डिजीज कॉज होती है। स्पिकल लीफ ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो होता है लीफ में जो होता है एक तो होता है पूरी तरह से पत्ती झुलस जाती है और लीफ जो होती है स्पिकल टाइप की हो जाती है, तो ये भी एक डिजीज है। एंड ब्राउन लीफ ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की पत्तियों में जो होता है लीफ जो होता है टिप बर्निंग होती है, ब्राउनिंग होती है क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट घट जाता है और प्री मैच्योर सेंसेशंस भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स जो होती हैं उसमें ओजोन का कंसंट्रेशन अगर 9 ppm तक है, उतना अगर बढ़ जाता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उसमें बहुत सारे पल्मोनरी आर्गन्स में डैमेजेस हो जाते हैं, क्योंकि पल्मोनरी ओडिमा उत्पन्न हो जाता है 9 ppm पर। और इससे अगर थोड़ा कम है तो नोज में थ्रोट में इरिटेशन होता है, ओडिमा डिजीज उत्पन्न होता है, सेवायर टायर्डनेस डिजीज कॉज होती है। तो ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स, ये ओजोन जो होता है एक एयर पॉल्यूटेंट होता है जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, और ये भी जो है कुछ मात्रा में इन्वायरमेंट में अगर इसका कंसंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ता है तो ये जो होता है प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए जो होता है हानिकारक होता है। ओजोन की लेयर जो होती है प्लांट्स वगैरह के लिए तो प्लांट्स में हानिकारक है ही है, कपड़ों वगैरह का भी कलर वगैरह उड़ा देती है। तो ओजोन जो होती है एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में हम इसको जानते हैं, लेकिन ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर भी हो सकती है। तो इसके कुछ ओजोन बैड उसमें भी वो है और कुछ इसके फ़ायदे भी हैं हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो अब हम आते हैं ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन पे। ओजोन की लेयर जो होती है फार्म होती है सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन ऑक्सीजन। इट फॉर्म्स ए लेयर 20 to 50 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ सरफेस से 20 से लेकर 50 किलोमीटर से ऊपर जो ये लेयर फॉर्म होती है जो कि ओजोन कहलाती है। ओजोन जो होती है सनलाइट और ऑक्सीजन के थ्रू जो होती है ये बनती है। द सरफेस ऑफ दिस एक्शन टेक्स प्लेस नेचुरली इन द एटमॉस्फियर बट इज़ वेरी स्लो। ये जो एक्शन है बराबर जो चलती रहती है, ये जो एक्शन नेचुरल होती है एटमॉस्फेयर में जो बराबर ओजोन का लेयर का बनना सिंथेसिस उसकी होती रहती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही स्लो चलती है। ओजोन जो होती है बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस होती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है इसका और लाइट ब्लू कलर की ये गैस होती है। इट इज़ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज़ 3 एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। ये जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिल करके बनी हुई होती है। ओजोन इज 240 किलोमीटर थिक लेयर। ओजोन की जो लेयर है 240 किलोमीटर थिक लेयर पाई जाती है, और ये लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, सिचुएटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, दिस लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। ये लेयर जो होती है एक अर्थ के लिए एक शील्ड का काम करती है, एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से अर्थ को जो है सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्टिव करती है। हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फियर में 78% जो होता है नाइट्रोजन गैस है एंड 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। बोथ दीज गैसेस एग्जिस्ट एज 2 एटम मॉलिक्यूल्स। दोनों गैसेस जो हैं 2 एटम मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन ब्रेक अप सम ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। जब अल्ट्रावायलेट रेज सन की जो होती हैं वो
ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करती हैं, जिससे कि ये ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन ब्रेकअप सम ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग ऑक्सीजन एटम्स। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अगर जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर को ब्रेकअप करती है तो ऑक्सीजन एटम रिलीज होते हैं। दीज एटम्स रिकम्बाइन टू फॉर्म ए 3 एटम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओजोन। जब ये ऑक्सीजन के 3 एटम जो हैं मिल करके मॉलिक्यूल के एक ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन के 3 एटम मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तब ये ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। ओजोन बीइंग हाईली रिएक्टिव combines with another chemical nitrous oxide present in the stratosphere। ओजोन लेयर जब फॉर्म होती है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ ये कंबाइन होती है, जो कि एक एयर पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है। जब इसके साथ ये कंबाइन होती है तब ये जो है ओजोन का फॉर्मेशन तब भी होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इनके साथ कंबाइन होती है और ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है। क्योंकि ये प्रोसेस जो है लगातार जो है ये दस इन दिस लेयर ओजोन इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द सन्स रेडिएशन। ये जो लेयर बनती है ओजोन की ऑक्सीजन के 3 एटम मॉलिक्यूल से मिल करके, ये जो लेयर है ये बराबर बनती रहती, क्रिएट होती रहती है और बराबर सन रेडिएशंस के थ्रू जो होता है डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। और इसका स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओजोन की जो लेयर होती है वो 3 एटम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिल करके बनी हुई होती है और हाईली रिएक्टिव होती है। इसीलिए जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइन हो जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कैसे ब्रेकअप होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। तो ये जो है दोनों गैसेस जो होती हैं 2 एटम मॉलिक्यूल की होती है, जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और ऑक्सीजन के ऑक्सीजन है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन द्वारा ब्रेकअप करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करती है, जिससे कि ऑक्सीजन एटम रिलीज होते हैं। ये एटम्स जो हैं कंबाइन हो करके 3 एटम मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का फिर बनाते हैं ओजोन। ओजोन जो है हाईली रिएक्टिव है और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहता है। अब हम आगे बताएंगे स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है। स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर फर्स्ट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का प्रोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कि 242 नैनोमीटर में जो है वो होता है, रेडिएट होता है। तो ये जो होता है ब्रेक डाउन होकर के ऑक्सीजन के 2 एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो ओजोन फॉर्मेशन जो स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन का फॉर्मेशन है वो जो होता है एटॉमिक ऑक्सीजन जो होता है प्रोटियोलाइटिक, उसके मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का प्रोटियोलाइटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन जो होता है 2 अलग अलग एटम मॉलिक्यूल में टूटता है। तो ये ब्रेक डाउन होता है 242 एनएम के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन के 2 एटम मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इसके बाद जो है ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है फिर से रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में, तब ये ओजोन का फॉर्मेशन
करते हैं। इसका जो फार्मूला होगा ओजोन ऑक्सीजन का एक एटम मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ जब मिलते हैं तो ये जो है M के साथ मिल करके ओजोन, और M यहाँ पर M जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड बॉडी को, जहाँ पर कि NO2 हो सकता है या फिर O2 हो सकता है। तो ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का, ओजोन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जो हैं जब टूटते हैं तो एटॉमिक ऑक्सीजन 2 एटम मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और वो एटम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक एटम मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा है और तब जो है इसमें थर्ड बॉडी जो है M, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और ओजोन और ऑक्सीजन भी हो सकता है, तब ये ओजोन का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ ये NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ये जो होता है कंबाइन हो जाता है। यहाँ पर वेयर M रिप्रेजेंट्स ए थर्ड बॉडी यानी कि N2 या फिर O2 नेसेसरी टू कैरी अवे द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। इस प्रोसेस में जो होता है, इस रिएक्शन में जो होता है एनर्जी रिलीज होती है और जो कि ओजोन का फॉर्मेशन करता है। द ओजोन that is formed in this process is also dissociated by solar radiation to form an oxygen atom and an oxygen molecule। तो ये जो ओजोन का फॉर्मेशन होता है तो ये फॉर्म होता है, ये सोलर रेडिएशन के थ्रू फॉर्म भी होता है, सोलर रेडिएशन के थ्रू जो होता है फिर से डिस्ट्रॉय भी होता है और ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में टूट जाता है। ओजोन जो होता है यूवी रेडिएशंस, ओजोन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन इन द 200 to 320 nm वेवलेंथ रीजन एंड जनरेट्स molecular oxygen as a result of photo dissociation। ओजोन जो होता है जब सनलाइट की यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है यानी कि 200 से लेकर के 320 नैनोमीटर वेवलेंथ रीजन में, तब ये वापस जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के रूप में इसको जनरेट करता है और ये प्रोसेस होती है फोटो डिसोसिएशन के रिजल्ट्स के थ्रू। तो ये जो ओजोन होता है, ओजोन का 3 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना हुआ होता है, तो फिर से ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 एटम मॉलिक्यूल जो होता है मिल करके जो होता है ये फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। दिस साइक्लिक प्रोसेस लीड्स टू ए नेचुरल स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ये साइक्लिक प्रोसेस जो होता है नेचुरली जो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का जो है फॉर्मेशन करता है, यानी नेचर में ये जो होता है बराबर ये क्रिया चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो होता है बनता और डिस्ट्रॉय होता रहता है। दीज 3 रिएक्शंस आर कॉल्ड द चैपमैन साइकिल आफ्टर द पर्सन हु डिस्कवर्ड दैम। इस तीनों रिएक्शन जो एक ये है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों मिला करके इसको कहते हैं, इन तीनों रिएक्शन को कहते हैं चैपमैन साइकिल। तो जब 2 एटम रिलीज होते हैं फिर ऑक्सीजन का 1 एटम मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल करके थर्ड जो गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है और ऑक्सीजन ओजोन और जो है थर्ड बॉडी यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ होती है और ओजोन जो है फिर डिस्ट्रॉय होती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, जो कि फिर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन
एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में टूट जाती है। तो ये साइक्लिक रिएक्शन जो तीनों रिएक्शन है ये चैपमैन साइकिल कहलाती है, और चैपमैन में चूँकि इसको डिस्कवर किया था तो उन्हीं के नाम पर इनको चैपमैन साइकिल कहा जाता है। लेवल्स ऑफ ओजोन आर मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। ये जो ओजोन को हम लेवल को जो मेजर करते हैं वो डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, जिसको कि शॉर्ट में DU भी बोला जाता है। डॉप्सन, द एवरेज अमाउंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन थ्रू आउट द वर्ल्ड इज अबाउट 300 डॉप्सन। ओजोन कंसंट्रेशन ओवर अंटार्कटिका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट डिप्लेशन यूजुअली फॉल वेल बिलो 200 DU। यानी कि ये जो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को जो है हम डॉप्सन यूनिट में जो है इसको मेजर करते हैं, और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन पूरे वर्ल्ड में जो है 300 डॉप्सन यूनिट जो होता है कंसंट्रेशन जो है अंटार्कटिका के ऊपर जो है जो ये ग्रेटेस्ट डिप्लेशन देखा गया है तो वो जो है 200 जो होता है डॉप्सन यूनिट तक की ओजोन की लेयर वहाँ पर देखी गई है, जिसकी वजह से वो डिप्लेट होती है। ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन इज कंटिन्यूअसली बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन in the stratosphere by the absorption of short wavelength ultraviolet radiation, while at the same time it is continuously being removed by various chemical reactions that convert it back to molecular oxygen। ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का डिप्लेशन होता है, चूँकि ओजोन जो होता है कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती रहती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनती रहती है जुड़ करके, और शॉर्ट वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू जो होता है एब्जॉर्ब करके फिर जो है ये डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। तो ये बराबर जो है सिंथेसाइज होना और डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस बराबर चलती रहती है। लेकिन जब डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस जब वो होती है बढ़ जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं in this layer ozone is continuously created and destroyed by the sun's radiation, however an imbalance यानी कि more destruction than creation of ozone, यानी कि डिस्ट्रक्शन अधिक हो और क्रिएशन कम हो, तब जो है वहाँ पर ओजोन की डिप्लेशन कहलाएगी। is created with chlorine atoms released from the earth react with ozone molecules। ये प्रोसेस जो होती है क्लोरीन मॉलिक्यूल के थ्रू, क्लोरीन एटम के थ्रू होती है, जो कि ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ओजोन की लेयर को डिप्लेट करती है। ये प्रोसेस हम बताएंगे पूरी। और द रूट्स ऑफ सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन at any given time determine the concentration of ozone in the stratosphere. This balance is being affected by increasing stratospheric concentration of chlorine, nitrogen, bromine, which increase the destruction process। ये जो प्रोसेस डिस्ट्रक्शन की होती है ये जो है एटमॉस्फेयर में जो क्लोरीन एटम जो होती है उनके द्वारा होती है, जो कि क्लोरीन जो होता है ओजोन के साथ रिएक्शन करके जो होता है ओजोन की लेयर को डिप्लेट करता है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। दीज क्लोरीन एटम्स आर सस्पेक्टेड टू बी रिलीज्ड फ्रॉम मैन मेड केमिकल्स सच एज CFC। ये जो क्लोरीन एटम जो होता है ये रिलीज होता है मैन मेड केमिकल जो कि CFC कहलाता है, जिसको कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में भी रखा जाता है, जिसको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वेप्ट इनटू द एटमॉस्फियर। ये CFC गैस जो होता है एटमॉस्फियर में जब वेप्ट होती है, व्हेन द रीच द ओजोन लेयर विच टेक्स 50 to 100 ईयर्स। ये जब ओजोन लेयर के पास पहुंचती है, जो कि 50 से लगभग 100 साल के बीच में ये प्रोसेस होती है, the chlorine atoms break down the bonds holding the 3 atoms of oxygen in ozone। ये जो क्लोरीन होता है
क्लोरीन एटम, ये जो ओजोन की 3 एटम ऑक्सीजन के साथ मिल कर के बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन कर देता है। द क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन जो होता है और ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज करता है। दिस लॉस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ये जो ओजोन का लेयर जो है डिप्लेट होती है, यानी कि लॉस होता है ओजोन का, ओजोन के मॉलिक्यूल का, तो वो कहलाती है ओजोन लेयर का डिप्लेशन। व्हेन दिस हैपन द ओजोन लेयर्स कैपेसिटी टू फिल्टर आउट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन डिक्रीजेज। अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जो होता है ओजोन की लेयर की कैपेसिटी फिल्टर करने की, जो अगर ओजोन लेयर डिप्लेट होने लगेगी तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सीधा जो है अर्थ तक पहुंचेगी, जो कि ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स सभी के लिए जो होता है ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। तो ये प्रोसेस जो है मेनली जो कि ओजोन की जो लेयर होती है, ये बैलेंस जो होता है अफेक्टेड होता है ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन इन गैसेस के थ्रू। और ये गैसेस जो हैं, डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस जो होती है इन गैसेस के थ्रू, ये जो है कुछ कंपाउंड जैसे कि CFC है, HCFL है, HBFC है, हेलोन्स है, ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन को जो है रिलीज करते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू जो होता है एक्सपोज्ड होते हैं। तो ये दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ये कंपाउंड जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कहलाते हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन caused by CFC was proposed by F. Sherwood, Rowland और मारियो मोलिना। इन्होंने जो है इसको बताया था कि CFC के थ्रू ही मेन कल्प्रिट जो है CFC होता है, जिससे कि क्लोरीन फ्री होता है, रिलीज होता है, जो कि क्लोरीन जो होता है ओजोन लेयर के साथ मिल करके जो है ओजोन की लेयर का, ओजोन की जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको लॉस करता है। तो ओजोन की लेयर का लॉस होना ही वो कहलाता है ओजोन डिप्लेशन। तो CFC आर इनर्ट मॉलिक्यूल्स एंड हैव रेजिडेंस टाइम ऑफ ओवर 100 years इन द ट्रोपोस्फियर। दीज गैसियस मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू द ट्रोपोस्फियर to the stratosphere. In the stratosphere, CFC molecule can be broken by ultraviolet radiation. ये CFC molecule जो है अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू जो होता है ब्रेक डाउन होता है और क्लोरीन को फ्री करता है। ये क्लोरीन जो होता है फ्री होने के बाद जो है ये क्लोरीन एटम ये रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और ओजोन का रिमूवल की प्रोसेस करता है। और एक सिंगल क्लोरीन एटम जो है ब्रेक डाउन करता है ओजोन के लगभग जो है 1000 मॉलिक्यूल्स को। एक सिंगल क्लोरीन एटम ओजोन के 1000 मॉलिक्यूल्स को जो है ब्रेक डाउन कर सकता है बिफोर इट रिटर्न्स टू द ट्रोपोस्फियर। आफ्टर क्लोरीन इज रिलीज्ड फ्रॉम CFC, it react with ozone to form chlorine monoxide which reacts with nitrogen dioxide to form chlorine nitrate। ये प्रोसेस होती कैसे है? जब CFC के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू जो होता है, जब CFC ब्रेक डाउन होता है तो क्लोरीन जो होता है रिलीज होती है उससे। ये क्लोरीन जो होता है ओजोन की लेयर के साथ रिएक्शन करता है। तो ओजोन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है। अब ये जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ये जो है क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म कर लेता है और ओजोन की लेयर का लॉस होता है। यानी कि द लॉस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। यानी कि क्लोरीन जब ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है
और क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन नाइट्रेट बना लेता है। अब कंपाउंड सच एज क्लोरीन नाइट्रेट होल्ड क्लोरीन इन एन इनएक्टिव फॉर्म and are collectively called reservoirs. They can release an active chlorine in the presence of sunlight. जब ये क्लोरीन नाइट्रेट जो होता है क्लोरीन का रिजर्वायर कहलाता है, ये क्लोरीन जो होता है जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में फिर रिलीज होता है तो ये फिर जो है ओजोन का लॉस करता है और फिर से क्लोरीन फिर से ये रिएक्शन जो है रिएक्ट होकर के फिर ओजोन लेयर डिप्लेट होती है। दिस लॉस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। व्हेन दिस हैपन द ओजोन लेयर्स कैपेसिटी टू फिल्टर आउट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द डिक्रीजेज। और ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो है सबसे अधिक अंटार्कटिका में देखा गया है। अंटार्कटिका में सबसे अधिक प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ पर हर साल जो है सितंबर और अक्टूबर में जो साउथर्न पोल के ऊपर लगभग 50 से लेकर 90% तक ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, जिससे कि ओजोन की जो लेयर है उसमें दरार या होल दिखाई देता है। इसी को ओजोन होल भी कहते हैं। और ये जो लेयर है ये जो है कुछ देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पर ओजोन की डिप्लेशन वाला बहुत प्रभावित क्षेत्र है ये। तो ओजोन का जो है डिप्लेशन का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो पूरे अर्थ पर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी एक देश या, लेकिन अंटार्कटिका में ये डिप्लेशन बहुत अधिक देखा गया है क्योंकि यहाँ पर साउथर्न पोल में लगभग 50 से 90% तक ओजोन की लेयर डिप्लेट होती है। तो ये अंटार्कटिका ओजोन होल क्या है, इस फिगर में ये दिखाया गया। अंटार्कटिका में ही जो लेयर ओजोन की लेयर जब यहाँ से हट गई है, डिप्लेट हो गई है या पतली हो गई है, जो कि फॉर एवरी 2.5x तक डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर का, जिससे कि जो होता है 70,000 एस्टिमेटेड जो होता है 270,000 स्किन जो है उससे संपर्क में आते हैं और स्किन कैंसर वगैरह डिजीज कॉज होती है। जो कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है या पतला होना है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू जो होता है ब्रेक डाउन करके क्लोरीन फ्री करता है, और क्लोरीन जो होता है ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। अंटार्कटिक ओजोन होल जो है इज लिमिटेड इन स्पेस एंड टाइम, अकरिंग एट द टाइम ऑफ ईयर व्हेन द सन फर्स्ट अपीयर्स above the horizon after the long polar night. In the Antarctic, winter unique atmospheric condition known as the polar vortex forms. The polar vortex blocks warmer mid-latitude air from mixing with the air above the pole, creating extremely cold polar air temperatures. Stratospheric temperatures may fall below -90 degree centigrade, which is cold enough to form polar stratospheric clouds even though the air is very dry. जब वहाँ पर एयर बहुत ड्राई होता है और पोलर जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है एयर टेम्परेचर, तब जो है वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स even through the air is very dry. In this cold vortex, polar stratospheric ice crystal clouds form. तब इस टेम्परेचर पर जो कोल्ड वर्टेक्स होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक आइस क्रिस्टल जो होता है वहाँ पर बादलों के रूप में छा जाता है। दिस यूनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन eventually allow the chlorine to be released from chlorine nitrate. The ice crystals that make up polar clouds provide the reaction surfaces where chlorine nitrate reacts with water to form hypochlorous
एसिड। ये जो है वहाँ का जो यूनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है अंटार्कटिका का, जहाँ पर कि वर्टेक्स क्लाउड्स फॉर्म होता है, कोल्ड रीजन होता है जहाँ पर एयर टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पोल का। तो वहाँ पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक आइस क्रिस्टल जो होते हैं क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। और इस यूनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वहाँ पर क्लोरीन जो है क्लोरीन नाइट्रेट के थ्रू आसानी से रिलीज हो जाती है। और जब क्लोरीन रिलीज होती है तो क्लोरीन जो होती है ओजोन के लेयर के साथ, ओजोन के साथ रिएक्शन करके जो होता है ये आइस क्रिस्टल में जो मेकअप पोलर क्लाउड्स होते हैं प्रोवाइड करके ओजोन, क्लोरीन जो होता है ओजोन के साथ रिएक्शन करके जो होता है ओजोन को डिप्लेट करता है। तो ये आइस क्रिस्टल पोलर क्लाउड्स को वहाँ पर मेकअप करते हैं और रिएक्शन के थ्रू जो होता है वहाँ पे क्लोरीन नाइट्रेट रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है हाइपोक्लोरस एसिड। ये रिएक्शन जो होता है इस तरह से होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्लोरीन नाइट्रेट और बनाता है यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में करता है। एज सुन एज द सन राइजेज इन द अंटार्कटिक इन अगस्त, क्लोरीन स्टोर्ड इन जो होता है हाइपोक्लोरस फॉर्म एसिड्स के फॉर्म में फ्री होता है प्रोटियोलाइसिस के थ्रू। जहाँ पे जब सनराइज होता है तो अंटार्कटिक में अगस्त या सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो होता है साउथर्न पोल के ऊपर लगभग 50 से लेकर 90% तक ओजोन का डिप्लेशन होता है। क्योंकि जो है क्लोरीन जो होता है ये क्लोरस एसिड के फॉर्म में जो होता है वहाँ पर स्टोर रहता है, जो कि प्रोटियोलाइसिस के थ्रू जब फ्री होता है तो वो जो है ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। तो हाइपोक्लोरस एसिड है, इससे जो है जब ये इसकी प्रोटियोलाइसिस होता है तो क्लोरीन और ये फ्री होता है। फ्री क्लोरीन जो होता है काजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ये जो है हाइपोक्लोरस एसिड से जो है क्लोरीन जो फ्री होता है ये फिर से जो है ओजोन को डिप्लेट करता है। तो ओजोन जो होता है डेंसिटीज जो होती ड्रॉप होती है और केवल ओनली द रिकवर व्हेन द पोलर वर्टेक्स ब्रेकअप मिक्सिंग वार्मर एयर इन द एंड रिलीजिंग द ओजोन डिप्लेटेड एयर टू मूव अवे फ्रॉम द पोलर रीजन। तो ओजोन की लेयर जो है इस तरीके से अंटार्कटिक में जो है थिन लेयर देखी गई है, जिसको कि हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। और ओजोन की लेयर का जो डिप्लेशन होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग पर, प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर। सिंस द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन present in sunlight, the amount of harmful ultraviolet radiation reaching the ground will increase if the ozone layer is depleted। जब ओजोन लेयर के साथ जो होता है सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू जो होता है, जब CFC के थ्रू जो होता है क्लोरीन फ्री होता है, क्लोरीन जो होता है रिएक्शन करके ओजोन की लेयर को डिप्लेट करता है। जब ये डिप्लेशन होता है तो इंक्रीज होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है ह्यूमन हेल्थ पर और उसके पूरे इकोसिस्टम पर जो है अफेक्टेड करता है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जब सीधे अर्थ पर आएगी तो इससे जो है बहुत सारी डिजीज़, जैसे कि अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर के थ्रू जो होता है स्किन कैंसर डिजीज़ कॉज होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी मोतियाबिंद हो जाता है, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। एज वेल एज ए लॉस ऑफ बैलेंस इन द वेजिटेशन एंड हाइड्रोस्फीयर इकोसिस्टम। और इसके साथ साथ जो होता है स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसे डिजीज़, इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर हो जाना यानी कि प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वेजिटेशन भी लॉस होता है और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, इकोसिस्टम है वहाँ का, वो पूरी तरह से
डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि इसके जो ओजोन लेयर का इफ़ेक्ट होता है, इसके द्वारा सबस्टेंशियल इंक्रीज अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन जो होता है अर्थ सरफेस तक पहुंच जाता है, और ये टेम्परेचर अर्थ सरफेस का जो है बढ़ा देता है। इरिटेशन और स्किन कैंसर बढ़ाता है। क्लाइमेट चेंज होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स जो होता है वो फॉर्मेशन नहीं होने पाता है, और इसका डिलेट्रियस इफेक्ट जो होता है हर एक इकोसिस्टम पर, चाहे वो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, सभी पर पड़ता है। ह्यूमन बॉडीज में जो होता है डिक्रीज इम्यूनिटी हो जाती है, जो कि अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़ के प्रति जो होता है आसानी से वो डिजीज़ काज हो जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उसका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ह्यूमन बॉडी का जो है रिटार्ड हो जाता है, और इसका एडवर्सली इफेक्ट जो है प्लांट और एनिमल्स कम्युनिटी पर भी पड़ता है। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाती है, और इसका और भी इफेक्ट वेजिटेशन पर पड़ता है, यानी कि वेजिटेशन में उसका टाइप, डेंसिटी और स्टेबिलिटी वेजिटेशन का जो है अफेक्टेड होता है, और इन सभी के कारण जो है इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोस्फेरिक इकोसिस्टम पूरी तरह से अपसेट हो जाता है। अब इसे हम ओजोन लेयर को कैसे सेव कर सकते हैं? रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर एंड कन्फर्मेशन ऑफ होल्स इन द ओजोन अम्ब्रेला लीड टू इम्पोर्टेंट एकॉर्ड्स या प्रोटोकॉल। तो ओजोन लेयर को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल जो दिए गए थे, मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल जो कि 1987 में बना था। इसके अलावा जैसे लंदन कॉन्फ्रेंस 1989 में, हेलसिंकी 1989 में फॉर्म हुआ था। तो मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल जो कि 1987 में फॉर्म हुआ था, और इसका जो है इसके थ्रू जो होता है a monitor protocol on substances that deplete the ozone layer is a landmark international agreement designed to protect the stratospheric ozone layer. A treaty was signed the September 1987. ये जो प्रोटोकॉल हुआ था, एग्रीमेंट जो हुआ था सितंबर 1987 में हुआ था, एंड इसको इफ़ेक्टिव हुआ था ये 1989 में मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल। द मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल स्टिपुलेट्स दैट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कंपाउंड्स दैट डिप्लेट ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म are to be passed out by the 2000, after which the ozone layer is expected to slowly recover a period of about 50 years. Although the use of CFC has been reduced and now banned in most countries, other chemicals and industrial compounds such as bromine, halocarbons, nitrous oxides फ्रॉम फर्टिलाइजर्स कंटिन्यू टू अटैक द ओजोन लेयर। ये जो ओजोन की लेयर को सेव करने के लिए मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल जो कि 1987 में ये एग्रीमेंट हुआ था, और इसको जो है इफ़ेक्टिव हुआ 1989 में। ये मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल एक जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जिसके अनुसार जो था ईयर 2000 तक सभी डेवलप कंट्रीज जो था वहाँ पर CFC और इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस जो कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन करती हैं। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन को जो है करने वाली जो गैसेस थी, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सभी गैसेस को जो है इनका जो है प्रोडक्शन और कंजप्शन पूरी तरह से रोकने के लिए 2000 तक ईयर की जो है सीमा दी गई थी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है ये प्रतिबंध जो है 2010 तक रखी गई थी, क्योंकि इस जो प्रोटोकॉल था इसमें जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है CFC का जो प्रोडक्शन और जो कंजप्शन था कम करने के लिए जो है उनको इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली जो है हेल्प देने की भी प्रावधान किया गया था। अक्टूबर 1995 में
लगभग 150 कंट्री ने इस मॉनेटरी प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया था और इस मॉनेटरी प्रोटोकॉल को मानने के लिए वचनबद्ध हो गए थे। और इंडिया इसमें जो है 1992 में शामिल हुआ था। तो ये मॉनेटरी प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को सेव करने के लिए दिया गया था, मॉनेटरी प्रोटोकॉल, जो कि एक जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। दैट्स ऑल, थैंक यू।